So record 60 traditional products from across India get GI tag. So यहाँ factual information हम सिर्फ extract कर सकते हैं, like बनारस ठंडाई, तो उनको GI tag मिला है. 6 traditional crafts from Assam, तो we can just take down the names. 13 other products from Assam, then उसके अलावा तो GI टैग इंपॉर्टेंट क्यों, अगर हम वैसे बात करें तो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ अगेन जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, या व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इवन बासमती राइस की बात करते हैं, तो प्रिजर्वेशन ऑफ दैट थिंग, कंजर्वेशन एंड इट्स प्रमोशन. प्रमोशन ज्यादा GI टैग मिलता है तो उस चीज का डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज होता है, पीपल गेट टू नो अबाउट इट, अवेयरनेस इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो सकते हैं. तो इस आर्टिकल में हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि क्या स्टेप्स या ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं या क्योर करने के लिए कुछ है, जब हम HIV या एड्स की बात करते हैं. तो फर्स्टली HIV एंड एड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, एड्स इज ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV, देन ओनली देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि एड्स की कंडीशन डेवलप हो सकती है. तो HIV इज अ डिजीज एंड एड्स उसकी वजह से इज द कंडीशन विच इज डेवलप्ड. प्लस देर इज नो वैक्सीनेशन एज ऑफ नाउ, देर इज नो प्रॉपर क्योर या कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं है फॉर दिस. so that is the most biggest challenge right now. And ट्रीटमेंट या रिड्यूसिंग दी सिम्टम्स या डीलिंग विद इट, तो उसके लिए क्या मेथड्स हैं या क्या हमने पॉलिसीज या प्लान्स इनिशिएट किए. तो वन इज दी मेडिसिन के केस में फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको आर्ट बोला जाता है, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. तो जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, तो जो वायरस इन्फेक्ट करता है HIV केस में, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर. तो अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट होगा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है. तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो वायरसेस हैं उनको दे ट्राई टू किल देम और सप्रेस देम. सो दैट इज वन. एंड बाकी चैलेंज की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो फियर एंड जो स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन एसोसिएटेड है सोशली, अगर हम बात करते हैं जो माइंडसेट है, तो वी डू नॉट फील फ्री टू डिस्कस या टॉक अबाउट इट. तो अगर वो नहीं होगा तो आगे के स्टेप्स लेना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा. एंड उसके अलावा व्हेन वी से कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन. तो इसमें ART हो गया, दूसरा HAART हो गया. तो पहले वाला से आपने बताया ART, सेकेंड वाला HART. इसमें 2-3 ड्रग को मिला करके बनाया जाता है. हाँ, कोकटेल थेरेपी बोलते हैं इसको इसीलिए. हाँ, तीसरा हो गया कि अ, ये पता इंडिया में लाइक नेशनल नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम. हम्म. तीसरा हो गया. और इसका टारगेट है कि लॉन्ग टर्म में 95 × 95 मतलब 95 ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद HIV, 95 ऑल पीपल डायग्नोज विद HIV और 95 ऑल पीपल रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अचीव वायरल इन्फेक्शन बाय 2025. ये टारगेट है ओवरऑल. ठीक तो है. एंड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. अब जो प्रॉब्लम आपने बताया स्टिग्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब चीज को कैसे डिले कर. पहला है कि एनरोलमेंट ART की फैसिलिटी में डिले होता है, स्टिग्मा होता है, आप जाते नहीं है, आपको खराब लगता है, तो उसको बढ़ाना चाहिए. कुछ कुछ लोग डोज मिस करते हैं, मिस मेडिसिन फॉर द मंथ्स, लेटर ड्रॉप आउट. और दूसरा कि सस्टेन सप्लाई ऑफ ART होना चाहिए. ड्रग्स है जो अवेलेबिलिटी इन ART में, उसको सस्टेन सप्लाई कैसे कर सकते हैं. तो हो सकता है कि आप स्पेसिफिक जन औषधि विद प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर वैसे भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी करा सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट जरूरी है. कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टाफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटिंग विद अदर प्रोग्राम. क्योंकि HIV सिर्फ HIV वायरस हो गया और उससे जो रिलेटेड जो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होता है उसको एड्स बोलते हैं. वो लास्ट स्टेज है एड्स. हाँ. HIV के साथ आप रह सकते हैं. एड्स एड्स आपको वीकेंड करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहता है तो वीक कर देता है. तो उसके कारण बाकी जो एरिया है हेपेटाइटिस B, डायबिटीज, इसके साथ मिलना चाहिए ताकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म आप रह सके. फिर फ्री ART इनिशिएटिव सक्सीडेड इन नीचे. फील्ड बिल्ड मॉनिटरिंग होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री इनिशिएटिव, कम्युनिटी एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, पीपल सेंट्रिक मॉडिफिकेशन. वी कैन
थिंक हम इसको लिख ही सकते हैं, नथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यूनिवर्सलाइजेशन है जो सोशल अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड जो चैलेंज था, तो उसमें जैसे फ्री एआरटी स्टार्ट किया गया, देन दिस कीवर्ड इज ट्रीट ऑल अप्रोच जो 2017 से अडॉप्ट की गई, तो इसकी वजह से वी आल्सो सॉ द रिजल्ट्स। और जो एक ड्रग एसोसिएटेड है, तो दिस इज द नेम, जैसे हम टीबी के केस में भी बात करते हैं, तो यहाँ पे दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो दिस इज द नेम डोलुटिग्रावीर, तो दिस इज द ड्रग। एंड जैसे यहाँ 90 95 स्ट्रैटेजी की बात करी, तो हमने पहले कवर किया 90 70 90 स्ट्रैटेजी, तो दैट इज रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर and this is related to HIV, so we can remember this. Prerna, you were adding something up? सोशल बिहेवियर को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं HIV या फिर के केसेस में जिनको होता है उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, इस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो साथ रहने से नहीं फैलता है, फिर जो उन चीजों को किस तरह से क्या किया जा सबसे सकता है उन्हें इम्प्रूव इम्पोर्टेंट रोल करने। मेरे हिसाब से होगा अवेयरनेस जनरेशन की। बहुत सारे मिथ्स भी एसोसिएटेड है, मिथ मतलब कि मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ होता नहीं है रियलिटी में। तो जितना ज्यादा अवेयरनेस इंक्रीज होगी, तो आई थिंक लोगों का जो सोचना है या जो एटीट्यूड या जो बिहेवियर है टुवर्ड्स दिस डिजीज एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम इट, दैट कैन चेंज। एंड देन अगेन स्कूल लेवल पे भी अमंग्स द चिल्ड्रन वी कैन, वहां पे भी ऐसी ड्राइव्स की जा सकती हैं। और एक और इससे रिलेटेड था, नेशनल एड्स प्रोग्राम के अंदर में कि अवेयरनेस करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट यूज करें, उसमें डिटेल में रहता है कि आप खा सकते हैं, उनसे टिफिन खा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपका स्वेट ना ही कि स्वेट से फैलता है एड्स, ना ही कि आपका जो सलाइवा उससे फैलता है। था एक एडवर्टाइजमेंट भी था इसका एड्स के बारे में, बस रिबन होता है ना एड्स का, दिखाया जाता हाँ है रेड हाँ, कलर। यस। एंड अगर स्पेसिफिकली कंडीशंस की बात करें तो एक तो जो सीधा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी वजह से जा सकता है, इसलिए जो सिरिंज वगैरह है मतलब वो फ्रेश होने चाहिए, एकदम रीयूज नहीं करने चाहिए। जैसे हम देखते हैं जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं तो उनमें ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट होता है, तो वो इसी रीजन की वजह से होता है कि अगर एक को होगा तो सबको होगा, बिकॉज वो सेम सिरिंज यूज करते हैं। सेकेंड, मदर टू फीटस भी ये हो सकता है। एंड थर्ड वही सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से। Yes, okay. Thank you, Prerna. Genetic profiling of captive jumbos of Kerala to begin soon. So firstly, we are seeing कि उनका number जो captive elephants है that is declining. तो it is very importantly associated with the tradition जो हमारी beliefs and practices हैं. Like temples में they are stationed, जब celebration of festivals की बात करते हैं, तो genetic profiling कैसे help कर सकता है? Firstly, तो it can help in understanding their evolution. जेनेटिकली अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करते हैं। सेकेंडली वी कैन दिस थिंग कैन हेल्प अस इन डीलिंग विद दी जो म्यूटेशंस हुई हैं उसके थ्रू जो डिजीजेज एंड द इम्पैक्ट ऑन एलिफेंट्स, दैट कैन बी स्टडीड एंड वी कैन इंश्योर कि अगेन कि कैसे वी कैन प्रिजर्व द करंट नंबर्स लाइक 407 इज अ नंबर जब हम कैप्टिव एलिफेंट्स पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो बाकी कुछ और आपको एड करना है तो वाइल्ड लाइफ नो मर्सी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कैप्टिव एलिफेंट अलाउड है इंडिया में, ओनली कंट्री इन वर्ल्ड जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट। एग्जाम्पल है ये, वोटर अवेयरनेस फॉर डेमोक्रेसी, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो फेस्टिवल से नाम से ये जोड़ सकते हैं कि इंडिया सेलिब्रेट्स डेमोक्रेसी एज अ फेस्टिवल, लाइक होली, दिवाली। उसको एज अ काम नहीं देखा जाता है कि ये करना ही एक फेस्टिवल, इसमें सेलिब्रेशन होता है, पूरे लोग जाते हैं, कैंपेनिंग होता है, कैंपेनिंग खत्म होने का फिर पटाखा फोड़ा जाता है, हर चीज जीतते हैं, वो भी गुलाल से खेलते हैं, तो एक सेलिब्रेशन। 97 करोड़, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर, इसलिए सबसे एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर डेटा देखें एडीआर डेटा के हिसाब से 2019 में 60,000 करोड़ गए स्पेंड ऑन द इलेक्शन, अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर हो सकता राइट। इसलिए फिर हम बात भी करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड पोल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी स्टाफ दैट जस्ट एंगेज विद दिस इलेक्शन रिलेटेड एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ईयर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 टू 329 is related to voting and election commission of India and its powers.
तो वोटर यहाँ पे हेल्पलाइन है 1950। हाँ जी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स वोट विद प्राइड। तो यहाँ पे कौन सी प्राइड की बात हो रही है? प्राइड से क्या मतलब है? इंडिया प्राइड बीइंग, से मतलब, हाँ मतलब हाँ बोलिए। वही कि इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर इंश्योरिंग कि इलेक्शंस जो होते हैं ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हो, तो दैट इज द प्राइड एंड वी शुड कम फॉरवर्ड एंड सेलिब्रेट दैट एंड वोट विद दैट प्राइड। लाइक वोटर इज वी कैन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, जो प्राइमरी चीज होता है। तो इन केस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स इज इम्पोर्टेंट। औशिक। ये- हाँ मैं बोल रहा था कि फेस्टिवल है ना प्राइड, हाँ। तो अगर ये मस्ट बी इंक्लूसिव, तो प्रोफेसर अशोक गुलाटी ही ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रॉम प्लेट टू प्लाउ, इट्स अ कीवर्ड। ही टॉक्स अबाउट द एग्री रिफॉर्म्स ऑफ उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं इंडिया में। अब जीडीपी में देखा जाए तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो एग्री जीडीपी ओवरऑल 2.4%, 3%, 4% के अराउंड ही रहता है वर्ल्ड वाइड। 7-8 बहुत मुश्किल है होना एवरेज जीडीपी। और जीडीपी अगर ओवरऑल परसेंटेज अगर देखो 5, 5, 6, 7, 8 भी गया है, तो ओवरऑल एवरेज जीडीपी इज मोस्टली लेस देन नॉर्मल जीडीपी और 4% के नीचे रहता है। एक ये बोल सकते हैं। दूसरा इशू क्या है, इंडिया में विकसित भारत अगर बनना है, तो इंक्लूसिव भारत बनना है, तो ओवरऑल वी हैव टू डेवलप कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फार्मर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, वाटर कंजम्पशन कम करना चाहिए, ग्राउंड वाटर नीड्स टू बी रिचार्ज, सॉइल डिग्रेडेशन विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अरेस्टेड, और ग्रीन और इमिशन फ्रॉम होता है एग्रीकल्चर शुड बी कर्टेल्ड थ्रू द यूज ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, तभी जाके बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर देखा जाता है तो 2 to 3 एरियाज जहाँ प्रॉब्लम है, अनसीजनल रेन है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है फॉर क्रिएशन ऑफ द कैनाल एंड टैंक्स, उसके कारण इट अफेक्ट्स डायरेक्टली द फूड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द इनकम ऑफ द फार्मर। फिर अगर वर्क फोर्स का देखा जाए तो स्किलिंग नहीं है, फार्मर के पास कम है, तो इसी कारण से माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, तो मोर स्किल चाहिए। दूसरा कि प्राइस डिस्टॉर्शन, क्योंकि वी हैव लेस कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड स्टोरेज, इसी कारण फार्म लॉस होता है, फार्म वेस्ट होता है। और फिर गवर्नमेंट क्या करता है, नी जग रिएक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक लिमिटिंग ऑन द ट्रेडर्स एंड यूजिंग पावर्स अंडर द ईसीए एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955, वो सस्पेंड करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, उसको रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन को बोल देते कि नहीं आप मत डालो एथेनॉल में, वीट एक्सपोर्ट को रोक दिए थे, टॉप में आप एक तरह से रेड मारते हैं, प्राइवेट जो होल्डर है उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो ये देखा जाए तो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजर फूड सब्सिडी को रैशनलाइज करना चाहिए, इनकम सपोर्ट देना चाहिए, उसके बाद फिर प्राइस डेफिशिएंसी मैकेनिज्म लाना चाहिए, एग्रीकल्चर इनोवेशन थ्रू यूज ऑफ किसान विज्ञान केंद्र सीएम्स और कृषि इंस्टीट्यूट आईसीएआर आईएआरआई एक्सेट्रा, सॉइल वाटर रिचार्ज थ्रू हेरिटेज जो एग्जिस्टिंग टांका सिस्टम हो गया, पॉन्ड क्रिएशन ऑफ चेक डैम, वाटर शेड क्रिएशन, इंटरलिंकिंग ऑफ लेक्स रिवर्स, वो कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन प्रमोट कर सकते हैं, फर्टिगेशन, फर्टिगेशन से सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ऊपर में आप एक सॉइल और ऑर्गेनिक कार्बन है, इसको आप मोर एंड मोर डालो, बायो फर्टिलाइजर यूज करो, बायो पेस्टिसाइड यूज करो, तब और ओवरऑल जो तभी जाके वैल्यू चेन बढ़ सकता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड कर सकते हैं, फ्रॉम राइस व्हीट टू मिलेट, मिलेट का एक्सपैंड कर सकते हो, ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टार्टअप इन द एग्री फूड एग्री सेक्टर बढ़ा सकते हो। फिर अगर लास्ट अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक में ई नैम ओएनडीसी वहां भी बेच सकते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, तब जाकर के ओवरऑल विकसित भारत हाँ, बन तो सकता यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में हम एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने की बात करें, तो यहाँ पे ई नैम या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या ओएनडीसी का इंपॉर्टेंट रोल है। बट एट द सेम टाइम जब हम ग्लोबल मार्केट एक्सेस की बात करें तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें साथ में लेके चलना इंपॉर्टेंट है। और जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे इंक्रीज की जा सकती है या प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जैसे कल भी हमने कवर किया था कि किसान समृद्धि केंद्र, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एट लोअर कॉस्ट, तो वहां पे वी कैन सी कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो और रैशनलाइज की जा सकती है थ्रू दैट, एंड राइट एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप राइट फर्टिलाइजर चूज कर रहे हो एंड राइट अमाउंट में अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे जन औषधि केंद्र है तो वैसे दी किसान समृद्धि केंद्र दे आर बीइंग फंक्शनिंग।
एंड मानसी यहाँ पे बात हो रही है AAGR ऑफ एग्री जीडीपी, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं सिंपल लैंग्वेज? AGR एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है, तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जीडीपी की केस में बात हो रही है कि कितना रहता है, तो क्लोज टू 6.1% ज्यादातर देखा गया। जैसे यहाँ पे भी आप फिगर्स में देखोगे तो एनुअली क्या एवरेज रहा है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट का, तो दैट इज 6.1%। कंपेयर टू दैट एग्रीकल्चर जीडीपी इज merely इट इज एबल टू मेक अप टिल 3.3% ऑफ जीडीपी। तो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो टाइम पीरियड्स टाइमलाइंस यहाँ पे मेंशन्ड है प्रॉपर्ली, तो वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ग्राफ एंड एड इट अप इन आवर डॉक। एंड इस AAGR ऑफ एग्री जीडीपी जो है, इसको स्पेसिफिकली बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये एजीआर एग्रीकल्चर जीडीपी का नहीं है, एजीआर इंडिया की जो ओवरऑल जीडीपी है उसका है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर के लिए अलग है। तो जो अभी सारे पॉइंट्स मेंशन किए औशिक ने, वो इसी चीज के लिए ही है जो आपने भी क्वेश्चन पूछा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स इसी का पार्ट है। तो इसमें ले सकते हैं कि why laws are very important for interpretation of the constitution right from the freedom period। वहां पर भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल वेर लॉयर्स, सो वॉज B.R. अम्बेडकर, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉयर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो दुनिया भर में जो भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है, रूलिंग्स होता है सुप्रीम कोर्ट का, इन US, इवन इन UK, फ्रांस, हर जगह दे हैव द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। और वो फिर इंडिया में एक कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते हैं। इसमें दे ब्रिंग आउट more and more ideas into our daily talk in the political field। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और ओवरऑल जो फ्लेक्सिबिलिटी इन द बेसिक स्ट्रक्चर है वो बढ़ते रहते हैं। दैट इज वाई हरीश साल्वे, राम जेठमलानी जी, उनका रोल रहा है इंडिया में। तो बस, हाँ, लास्ट में एक ही इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका रोल है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंडिया में एथिकल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू लॉ इंस्टीट्यूशन, लॉ एजुकेशन, क्या करिकुलम होना चाहिए, लॉयर्स का अप्रूवल देने का सब BCI करता है। तो ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर के अरेस्ट के रिगार्डिंग टॉक अबाउट के एलिगेशंस एंड डिफेंस। तो यहाँ पे तो 3 यहाँ पर इंक्लूड किया गया, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर में इंक्लूड किया गया PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988। इसके अंदर में शेड्यूल क्राइम है इसमें डाला गया। और मर्डर एविडेंस इसमें एक केसेस। और सुप्रीम कोर्ट भी था कि ईडी जो है, जो भी पूछताछ करती है, इट शुड बी रिकॉर्डेड, और इट्स और अरेस्ट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन फॉर्मेट ओनली। वो ओरल नहीं हो सकता, वॉइस ओवर नहीं हो सकता, एक ये बोल सकते हैं। एंड देन केजरीवाल जो हमारे CM है दिल्ली के, वो बोले ईडी हैव फेल्ड टू रिलाई ऑन एनी इंडिपेंडेंट एविडेंस टू कोलैबोरेट विद दिस स्टेटमेंट। ये प्रूफ होगा हाई कोर्ट और जुडिशरी में, तो देखा जाए। ठीक। न्यूरो तो साइंस एंड रीशेपिंग ऑफ। ऊपर एक मैं ऐड करना चाहूंगी, ऊपर हमने शॉर्ट में देखा कि अफ्रीकन नेशंस जो है दे डीलिंग विद ड्रॉट्स, तो इसका डायरेक्टली हम एग्जांपल देख सकते हैं। नेगेटिव आईओडी जो हमने देखा था उसका एग्जांपल, जिसमें सी सरफेस टेम्परेचर वार्म नहीं होता, जिसकी वजह से हम्म रेनफॉल कंडीशंस नहीं बन पाते, एंड एल नीनो एंड ला नीनो का इम्पैक्ट। नेगेटिव आईओडी। हाँ। ठीक। तो न्यूरो साइंसेज इम्पोर्टेंट रोल एंड फंक्शन प्ले कर रहे हैं जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं।
तो दिस इज अगेन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है टू स्टडी द कंज्यूमर्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द फाइनल डिसीजन वेदर आपको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, बिकॉज देयर इज लाइक इमेंस कंपटीशन जब हम बात करते हैं। तो मैपिंग ऑफ द ब्रेन टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट, तो फॉरकास्टिंग में भी न्यूरोसाइंसेस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट मेकिंग है, कैसे आप और नेक्स्ट लेवल पे प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो बाकी तो यहाँ पे लाइक कीवर्ड्स जो हैं लाइक फेशियल एक्शन कोडिंग सिस्टम्स, reptile brain is the seat of pleasure, fear and other emotions. So this would all be studied. Skin conductance devices, they are probably the least expensive, also the least efficient. Thermal imaging cameras, they would be used. Heat maps बनाए जाएंगे brain के, and EEG, electroencephalogram. तो ये कीवर्ड्स हमें पता होना चाहिए कि these are related to neurosciences, mapping of the brain, advertising and marketing. But अब concern क्या हो सकता है कि these shouldn't be made a part of the dark patterns, जो कि already we are seeing in the form of challenge and specifically marketing strategies being misused. The ethical concerns are there. Possible misuse of this Neuralink data. न्यूरालिंक है क्या? तो ब्रेन इम्प्लांट, चिप ब्रेन इम्प्लांट, जिसके कारण जो उसमें इलेक्ट्रोड होता है चिप के अंदर में, इट कैन डायरेक्टली सेंड सिग्नल एंड रिसीव द सिग्नल डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। और अभी एक मैंने डाला भी था साइंस एंड टेक ग्रुप में, ट्विटर का जो एक पोस्ट थे उसमें एक बस सोच करके उन्होंने पोस्ट किया, सिर्फ सोच करके, टाइप करके भी नहीं। तो पहला पोस्ट वही था। तो न्यूरालिंक पॉसिबल मिसयूज किया, उसको कनेक्ट कर देंगे कंज्यूमर, और उसको फिर हो सकता है ना एडवर्टाइजमेंट आपका सिर्फ दिमाग में चल रहा हो, एडवर्टाइजमेंट, हाँ, और तो ये उसके कारण कोई नहीं हो सकता। और एक तरह से आप functional एक्टिव हो friction. सकते हैं। ADHD प्रॉब्लम, प्राइवेसी, कंसेंट, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, आप कुछ भी ऐड दिखाते रहो, कुछ भी करते रहो, डेटा कलेक्ट करते रहो, हर एक बॉडी के पार्ट से डेटा कलेक्ट हो सकता है। आप बस एक ह्यूमन नहीं, आप डेटा बन जाएंगे ओवर। तो ये तो ऊपर जो हमने EEG देखा और QEEG, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इन दोनों में हम जो एबनॉर्मलिटीज हैं हमारे ब्रेन वेव्स में उनको मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड्स का यूज करके। ओके। फंक्शनल फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द फ्रिक्शनल बैरियर दैट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम अचीविंग द बेस ऑब्जेक्टिव दे हैड एम्बार्क्ड अपॉन। तो मतलब वो उस तरीके से फ्रिक्शन की बात की जा रही है कि उसको अचीव नहीं कर पाते हो। ऑप्टिमल क्या प्रोडक्ट होगा जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, क्या मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दैट, तो ये फंक्शनल फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ एस RBI टुडे, तो इसमें जो हमारे RBI गवर्नर है शांति कंटना दास, उन्होंने कुछ की हाईलाइट बताया कि क्यों जो RBI इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि हम लोग कोई स्टीरियोटाइप और डॉगमा और कोई पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू नहीं चलते। वी लर्न फ्रॉम द पास्ट और वी एसेस द सिचुएशन ऑन द स्पॉट। उसके बाद फिर वो MPC के थ्रू रेपो रेट को बढ़ाना या घटाना, बेस कट करना या नहीं करना, वो एक्शन लेते हैं। दूसरा कि सिर्फ रेपो रेट के थ्रू नहीं कर सकते, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर क्वालिटेटिव मेजर में देखा जाए तो वो अवेयरनेस करता है पीपल को कि आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करिए, आप क्रिप्टो करेंसी मत खरीदिए, तो क्वालिटेटिव मेजर्स हो गए। और भी एरियाज आगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने डायरेक्शन दिया कोविड के समय में कि लोन मोरेटोरियम, लोन जो एग्जिस्टिंग लोन था MSME सेक्टर में, उसको आप कुछ महीनों के लिए आप रोक दीजिए, उस पर हमको लोन, कोविड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट है, उसके लिए उन्होंने काम किया था। और उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि मुद्रा लोन मिलेगा, या फिर एक और एक की स्कीम था, आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, वो दिया गया था MSME को। फिर अदर देखा जाए तो हाँ, RBI ऑल्सो टेक्स ओवर द इशू ऑफ द बैंक्स। अगर उनका कोई प्रॉब्लम होता है तो PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जैसे बैंक का जो स्टेट एसेट है, स्ट्रेस्ड एसेट है, उसको कैसे रेगुलेट करे, उसको देखे।
फिर आरबीआई बात करते हैं कोऑपरेटिव मॉडल में भी रेगुलेशन आना चाहिए। तो ओवरऑल आरबीआई जो है इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वॉच डॉग है। जो भी इंडिया में लोन अप्लाई होता है, कमर्शियल लोन अप्लाई होता है, हर एक चीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, उसमें आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान। साथ ही साथ वो लास्ट में फिर रिकमेंड भी करते हैं, पीरियोडिक कंसल्ट भी करते हैं और रिपोर्ट भी निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसमें वो देखते हैं कहाँ कहाँ एरियाज वर्नेबल है इंडिया के अंदर में, और वो रिकमेंड भी करते हैं गवर्नमेंट को ऑन द पॉलिसी मेकिंग। तो आपने यहाँ मेंशन किया था जी सैप के बारे में, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, तो एक्विजिशन प्रोग्राम वर्ड है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्वायर या बाय करता है, ये हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई जिसमें सेंट्रल बैंक है जो एडवांस इट हैज प्लेज्ड टू परचेज दीज गवर्नमेंट्स वर्ड वैल्यूड एट डेफिनेट अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है जो आरबीआई सेट करता है, तो इट इज अनकंडीशनल इन नेचर, और ये एक पार्ट है जो हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो दिस आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग या कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन थ्रू चेंजेस इन मनी सप्लाई बाय एक्वायरिंग दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय आरबीआई। तो ये बस डिफरेंस यहाँ पे ये है, इसको यूज क्यों किया जाता है, अगर हमें किसी बड़े स्केल पे, बड़े लेवल के, बड़े साइज में अगर हमें मनी सप्लाई या लिक्विडिटी को चेंज करना है, तो तब उस केस में जी सैप यूज किया जाता है बाय आरबीआई। नेक्स्ट, IT and financial jobs most exposed to AI disruption because again technology based jobs हैं, तो large language model, तो इसीलिए risk भी ज्यादा है of AI disruption। तो एक सिंपल डेटा है, large impact, small and no impact। तो जो टास्क मतलब ऑटोमेटेड है, टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है, तो वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो IT, फाइनेंस, कस्टमर सेल्स, ऑपरेशंस, यहाँ पे वी कैन सी HR, मार्केटिंग, लीगल, सप्लाई चेन, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है होगा। यूसीसी डिस्कस्ड स्टोरी ऑफ मयंक यादव। सो ही इज ऑलवेज बीन अ सिंपल एंड हम्बल गाय। हम बात करते हैं कि विद सक्सेस डेफिनेटली स्टेइंग हम्बल ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग चीज बन जाती है। सो बाकी टॉकिंग अबाउट सेल्फ बिलीव, जो आप चाहते हो नो मैटर वॉट एवर इज द सर्कमस्टांस, तो स्टार्टिंग में व्हेन ही वाज डिस्कवर्ड, हिज टैलेंट वाज डिस्कवर्ड, तो इट वाज आइडेंटिफाइड, मतलब उनके पास जूते भी सही नहीं थे पहनने के लिए, प्रॉपर शूज भी नहीं थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज टैलेंट कैन से ही is is able to achieve what he dreamt of. नेक्स्ट, wherever law and tyranny begins। तो एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो जॉन लॉक बोलते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है फॉर जस्टिस, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उसके अलावा बाकी सब राइट्स है, इट इज वेल विद इन द बाउंड्री ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है हर एक सिटीजन के बीच में। तो इंडिया में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी, सीआरपीसी और जो भी पूरा स्ट्रक्चर, स्टेट स्ट्रक्चर। तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए नेशनल इमरजेंसी 1975 बोला, वहां पर बैठते हैं वेयर एवर लॉज एंड टिरेनी बिगिंस, इट वाज आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द सेंटर ड्यूरिंग दैट टाइम which lead to the arrest of the opposition parties, civil society, etc. इसलिए सुप्रीम कोर्ट का रोल बढ़ता है। और बाकी जो वॉच डॉग है, फोर्थ पिलर जिसको बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं, सिविल सोसाइटी बोलते हैं, इवन द अवेयर सिटीजन, की जो टिरेनी है इसको कैसे स्टॉप करें। तो इट इज ओनली थ्रू द वोट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कांस्टेंट इंक्रीजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू। एग्जाम्पल ऐसा कि टिरेनी नहीं हो, ड्यू प्रोसेस फॉलो हर एक चीज में, चाहे वो अरेस्ट में हो, चाहे वो हर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो मैं यही बोलूंगा। एग्जाम्पल्स अगर मैं मेंशन करूं कि कहाँ ऐसा देखा गया, वेर एवर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस, तो फॉर एग्जाम्पल चाइनाज असर्टिवनेस, जो अनक्लॉज की प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं करता उसके अपने क्लेम्स है 9 लाइन पे, तो दैट लीड्स टू वायलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन राइट्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। सेकेंडली वी कैन टॉक अबाउट कि WTO में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है या जो अपॉइंटमेंट्स में हिंड्रेंसेस या ब्लॉकेजेस
की गई बाय द यूएसए, तो दैट इज ऑल्सो सिग्निफाइंग कि हाउ जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जो एपेलेट सिस्टम है, दैट इज नॉट बीन एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज। और क्लाइमेट चेंज के केस में भी बात कर सकते हैं कि वी आर ट्राइंग, बट वहां पे भी लॉज आपको कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं, तो उसको उस सेंस में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लॉ एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ह्यूमन के बीच में, वो एक इट डिफरेंशिएट द बीस्ट फ्रॉम द ह्यूमन। लॉ एंड होता है, उसके बाद टिरेनी बढ़ेगा क्योंकि सबका नेगेटिव लिबर्टी इंक्रीज करेगा, सबको एक कॉम्पिटेटिव फील्ड में रहेंगे और अपने नेगेटिव बढ़ाने की कोशिश में एक दूसरे को जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन हो, वो हैम्पर हो, ऐसे टिरेनी हो उसकी। तो बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन एंड सिटीजन, दो कॉन्सेप्ट में मैं बोल सकता हूँ टिरेनी। ठीक है। So, एक impact Russia's invasion impaired scientists' ability to collect the climate data. तो आर्कटिक रीजन की यहाँ बात हो रही है, collecting data in the Arctic. So, more than 1,000 billion tons of ice have been lost in the past 4 decades, and this has not been accounted for. तो इसकी वजह से जो कार्बन एमिशंस हुए या जो हम हार्मफुल पैथोजेंस रिलीज ऑफ माइक्रोब्स की बात करते हैं, जो आज तक स्टडी नहीं किए गए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया या एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है आने वाले टाइम में, एंड इट कैन एक्सेलरेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंटरैक्ट रिसर्च स्टेशंस आर्कटिक दे आर की टू कीपिंग द ट्रैक ऑफ सच ट्रेंड्स। तो इंडिया का रिसर्च स्टेशन तो हिमाद्री, दैट इज लोकेटेड इन आर्कटिक रीजन। So कैसे one याद कर country सकते that makes up हैं? almost हिमालय half of it, और Russia. बोलो। तो एक तरीके से ये ब्लाइंड स्पॉट की तरह, जो अगेन हम बात करते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड अकाउंटेबल यूसेज ऑफ ग्लोबल कॉमन्स की भी बात करते हैं। सिंस आइस इज मेल्टिंग, तो डेफिनेटली इट वुड ओपन अप द मोर ट्रेड रूट्स एंड द सी रूट्स, बट अगेन ग्लोबल कॉमन पार्ट है, तो उसको कैसे यूज किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट एक तरीके से टर्म यूज किया गया है, और सिंस मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ जो एक्सेस है वो रशिया एंजॉय करता है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि रशिया अपनी असर्टिवनेस इस रीजन में कैसे ना करे, वो भी प्रॉपर लॉ को फॉलो करे यहाँ पे भी। तो दैट इज देयर। इंटरैक्ट क्या, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक। तो आर्टिक काउंसिल, इसमें इंडिया मेंबर है कि नहीं? नहीं, इंडिया नहीं है। इंडिया चाइना ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। आर्टिक काउंसिल डील विद द रीजन इन द आर्टिक। यूएस रहेंगे, फिर नॉर्वे रहेंगे, स्वीडन रहेंगे, फिर रशिया रहेंगे, कनाडा रहेंगे। तो ये कुछ कंट्री है मेंबर। अंटार्कटिक ट्रीटी एंड और फिर उससे रिलेटेड अंटार्कटिक एक्ट भी है इंडिया में 2023, लेकिन वो अंटार्कटिक है, आर्टिक एक्ट नहीं है ऐसा कुछ। अंटार्कटिक के लिए बस, ठीक है। पुनेट स्क्वायर बस पता होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स पजल इससे रिलेटेड है, क्योंकि आज के टाइम में जीन्स और जीन एडिटिंग के बारे में हम बहुत डिस्कस करते हैं। तो पुनेट स्क्वायर इज रिलेटेड टू दिस। बाकी इतना इसकी डिटेल में आई डोंट थिंक सो जाने की जरूरत है। फर्टाइल क्रेसेंट, इराक इज द पार्ट ऑफ दिस फर्टाइल क्रेसेंट, तो ये एक नई चीज है। तो यहाँ पे भी सी एरेबल लैंड स्वीपिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू द गल्फ, इट इज बीन फाउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। So it is devastated by dams on the Tigris River, Euphrates River. Low rainfall, climate change के impact भी हो रहे हैं, armed conflict, that is another challenge. So एक तरीके से agriculture पूरे इकोसिस्टम के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है। Cedar trees, they require much less irrigation. So climate resilience में we can talk about the example of these cedar trees. ओके, चाइना, जब हम चेस की बात करते हैं तो इसमें 3-4 प्रज्ञानंदा। नाम है। कोनेरू हमको पता होना चाहिए, शी इज द फर्स्ट और WGM बनी थी, मोस्ट फेमस वो वुमेन ग्रैंड मास्टर। और बाकी की बात है गुकेश डी, संतोष गुजराती, प्रज्ञानंद। तो इंडिया थर्ड रैंक पर है वर्ल्ड में इन इन लीडिंग नंबर ऑफ GMs इन टॉप 3। फर्स्ट चाइना, US, इंडिया, फिर रशिया।
रशिया, यूएस, चाइना ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब इंडिया 4 कंट्री टॉप 4 में आते हैं। Pointers from wheat, Green Revolution 2.0। तो यहाँ पे हम अगेन क्लाइमेट रेजिलेंसी की सबसे पहले बात करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, जीन एडिटिंग, यूज ऑफ again technology in ethical manner, that is important. Then we can talk about how we can transform the cropping pattern, farmers income कैसे increase की जा सकती है जब हम even targeting बात करते हैं, doubling of the farmers income। so वहाँ पे importance of millets becomes significant and crucial। and given we are talking about water stress also in different states across different metropolitan areas, तो उस चीज को लेके आगे कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करते हैं यूजिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन, या जब हम इवन क्रिएशन ऑफ मोर लेक्स या इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एक्विफायर्स, तो कंजर्वेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 में हम बात ये भी कर सकते हैं कि जैसे अभी लास्ट ईयर से वी बीन टॉकिंग अबाउट दैट जो शिफ्टिंग इन द पैटर्न ऑफ सीजन्स या फिर रेनफॉल देखने को मिल रहा है, तो उसमें डिसीजन मेकिंग फॉर द फार्मर्स दैट इज वो सबसे पहला मतलब सिग्निफिकेंट डिसीजन होगा। उसके बाद जो पूरा यील्ड है या जो इनकम है ऑफ दैट क्रॉप, क्योंकि उस एरिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज चेंजिंग, सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो है देयर कॉम्पोजिशन इज चेंजिंग, तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड यहाँ पे एफिशिएंसी बात हो रही है कि इरिगेशन एक्सपेंशन और हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज के ऊपर हमने फोकस किया था पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में, कर सकते हैं। क्या बोला करुणा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने फोकस किया था कि हम इरिगेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं एंड देन हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज हम बना रहे हैं। तो अगर हम 2.0 की बात करें तो 2.0 में हम क्या अलग कर सकते 2.0 में क्या रह सकता है, अगर इसे डिराइव करना है तो पहली बात है क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए, ताकि पानी कम यूसेज हो, वाटर एफिशिएंसी बढ़े, वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़े। सेकंड, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करना पड़े लॉन्ग टर्म में। थर्ड, हीट रेजिस्टेंस क्रॉप, जीएम क्रॉप का यूज होगा ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 में। फिर बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब हो गया 2.0। इवन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है हमारी, हम उनको भी रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। इवन जो सीड वेराइटीज है, ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज जिसके लिए सीड बैंक्स भी बनाए जा रहे हैं, तो उसको भी कैसे हम फोरफ्रंट या मेन स्ट्रीम में प्रैक्टिस कर सकते हैं लार्जर स्केल पे, बिकॉज वहाँ पे क्लाइमेट रेजिलेंसी ज्यादा नोट की गई है, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा देखी गई है, दैट कैन हेल्प इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी एट द सेम टाइम। ओके, रेस्ट विल कंटिन्यू इन पार्ट 3।